हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर एक पार्ट मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, चैप्टर आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर के अंदर हमारे को पूरी जो कहानी पढ़नी है वो 1947 की पढ़नी है। 1947 में जब हमारा देश 200 सालों के बाद आज़ाद हुआ तो हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, इस पूरे चैप्टर में वही बात चलने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था ओवरऑल फीचर्स क्या थे हमारी इकोनॉमी के। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। लास्ट टाइम हमने डाटा पढ़ा था कि हमारे देश के 72% जो हमारा वर्कफोर्स था वो कहाँ पे लगा हुआ था, एग्रीकल्चर में। तो अब आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि 1972 में जब 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे थे तो क्या एग्रीकल्चर इतना बेनिफिशियल था या फिर एग्रीकल्चर लोगों की एक मजबूरी थी। तो 1947 में क्या था एग्रीकल्चर की सिचुएशन, इस पार्ट में वही पढ़ने वाले हैं। आज हमारा ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है आज, ठीक है, जैसे हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लेना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, जब देश आजाद हुआ एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। सबसे फर्स्ट नंबर पे बोल रहा है कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन था वो काफी कम था और जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफी ज्यादा कम थी। यानी कि प्रोडक्शन भी कम और प्रोडक्टिविटी भी कम, प्रोडक्शन भी कम और प्रोडक्टिविटी भी कम। अब ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा इस डाटा से आप लोगों को क्लियर करता हूं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, तो 1 हेक्टेयर जमीन पर 1947 में हम कितना गेहूं प्रोडक्शन कर पाते थे और अब हम कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे 2019-20 का ही इन्होंने डाटा उठा रखा है, तो गेहूं का प्रोडक्शन बात करते हैं। 1947 में 1 हेक्टेयर जमीन पर 660 किलो गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता था, 660 केजी प्रोडक्शन किया जाता था वीट का, ठीक है, जो कि 2019-20 में 2019-20 में 1 हेक्टेयर जमीन पर हम 3421 किलो गेहूं का प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कम से कम 5 गुना ज्यादा, मतलब जमीन उतनी ही है, उतनी ही जमीन पर 1 हेक्टेयर जमीन पर 1947 में 660 किलो गेहूं का प्रोडक्शन होता था, अब 3421 किलो गेहूं का प्रोडक्शन होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि किसानों को फाइनेंस मिलने लगा, इरिगेशन फैसिलिटी मिलने लगी और फर्टिलाइजर्स अच्छी क्वालिटी का मिलने लगा और किसानों के अंदर एक नॉलेज आ गई, एक अवेयरनेस आ गई, किसानों को ज्ञान हो गया सारी चीजों का। तो इस वजह से यानी ये गवर्नमेंट और किसान दोनों ने मिलकर इस चीज को करा। लैंड रिफॉर्म किया गया, टेक्निकल रिफॉर्म किया गया, बहुत सारे रिफॉर्म किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी अगले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले भी है। तो आप प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि 1 हेक्टेयर जमीन पर 1947 में कितना उगाते थे और अब कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसी तरह से दूसरा जो डाटा है वो राइस का है। राइस 1947 में 1 हेक्टेयर जमीन पर 665 किलो राइस हम प्रोडक्शन करते थे, जो कि अब बढ़कर 2705 हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहां पर भी अगर आप देखोगे तो लगभग 5 टाइम्स का चेंज है, 5 टाइम्स का लगभग यहां पर भी आपको चेंज दिख रहा है। तो अभी हम आगे ये बात पढ़ने वाले हैं। अगले नंबर पे हमारा प्रोडक्शन 1947 में इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन था, यानी कि टोटल कितना प्रोडक्शन, गेहूं का टोटल प्रोडक्शन था 64 लाख टन था, जो कि अब बढ़कर कितना हो चुका है 1076 लाख टन हो चुका है, ठीक है। आप देख लो कि कितना ज्यादा चेंज आया है इसके अंदर, कितना ज्यादा चेंज आया है। इसी तरीके से राइस का जो प्रोडक्शन था वो 220 का था, 220 लाख टन था, जो अब बढ़कर कितना हो चुका है 1185 हो चुका है, 84 हो चुका है, सॉरी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्टिविटी मतलब 1 हेक्टेयर जमीन पर पहले कितना प्रोडक्शन होता था, अब कितना हो रहा है, ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब हमारा टोटल प्रोडक्शन 1947 में गेहूं और चावल का कितना था, अब कितना हो चुका है। तो ऑलमोस्ट दोनों चीजें ना कई गुना बढ़ गई हैं। रीजन 1947 में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, किसानों के पास फाइनेंस नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, गवर्नमेंट ने किसानों के अगेंस्ट बहुत सारे लॉ बना रखे थे, जिसकी वजह से ऐसी चीजें सामने आ रही थी, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट आई तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बहुत सारे काम करे, जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में इंक्रीमेंट आया। अब वो क्या थे हम आगे पढ़ेंगे भी।
प्रोडक्शन रेफर टू द टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, वाइल द प्रोडक्टिविटी रेफर टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। तो बताया गया प्रोडक्शन का मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना है, जबकि प्रोडक्टिविटी का मतलब 1 हेक्टेयर जमीन पर 1947 में कितना प्रोडक्शन करते थे और अब कितना कर रहे हैं, ठीक है। बोथ वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो, दोनों ही बहुत ज्यादा कम थी। कब? 1947 में। आप चेक कर सकते हो 1947 में दोनों ही कम थी। 2019-20 के अकॉर्डिंग चेक करो आप कितना ज्यादा कम था। प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी, हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ज्यादा कम थी। तो वही बात इन्होंने यहां पर लिख दी है, ठीक है। दिस वॉज रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स, फार्मर्स के पास कोई सुविधा नहीं थी। लैक ऑफ इंसेंटिव टू दी टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो फार्मर्स थे, टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब जो फार्मर्स थे उनके लिए बिल्कुल भी फायदे का बिजनेस नहीं था। जैसे कि हमने बताया कि 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, तो क्या वो फायदे का बिजनेस था? फायदे का बिजनेस नहीं था, मजबूरी थी। और ये बता भी रहा है कि भाई वो बिल्कुल भी फायदे के लिए नहीं था, बस लोग तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस सेक्टर में लगे हुए थे। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से ये चीज आपको निकलकर सामने भी आ रही है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम थी। अब जो हमने जो टेबल पढ़ा ना, उस टेबल से उन्होंने एक रिजल्ट निकाला है। टेबल जो है वो शो करता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट नियरली 5.1 टाइम्स लोअर। आज जितना प्रोडक्शन हो रहा है व्हीट का वो 5 गुना कम था, किसमें? 1947 में, ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखा गया। प्रोडक्टिविटी राइस की जो थी वो 4 टाइम्स लोअर थी, यानी कि आज जितना चावल का प्रोडक्शन हो रहा है, चावल का प्रोडक्शन हो रहा है वो लगभग 4 टाइम प्रोडक्शन बोला, हाँ प्रोडक्टिविटी बोला है। आज जितना चावल की प्रोडक्टिविटी है वो 4 टाइम्स कम था। कब? 1947 के अंदर। और सेम उसने आउटपुट के बारे में भी यही बताया कि जो आउटपुट है वो 16.8 टाइम्स लोअर था 1947 में, और जो हमारा राइस था वो कितना था? 5.3 टाइम्स लोअर था 1947 में एज कंपेयर टू 2019-20। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने टेबल, मैंने आप जो टेबल अभी आपको एक्सप्लेन करा था, उसी टेबल को बस यहां पर समझाया है इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या दूसरी बात क्या निकलकर सामने आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कई बार स्पेसिफिक 4 नंबर का ये आ जाता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। 1947 में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत ही खास कानून चल रहा था जिसका नाम क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं और इसे हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या था? ये ना एक ट्रायंगुलर रिलेशन था। ट्रायंगुलर रिलेशन का मतलब जैसे कि एक हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा हमारे देश के अंदर जमींदार थे। कौन थे? जमींदार, ठीक है। और तीसरा हमारे देश के अंदर कौन थे? फार्मर्स। अब देखो यहां पर जो बातें हैं ना आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने हमारे इंडिया की सारी जमीन का मालिक किसको बना रखा था? जमींदार को। अगर फार्मर्स को खेती करनी है, अगर फार्मर्स को प्रोडक्शन करना है तो उन्हें खेत उधार लेना पड़ता था, किससे? जमींदार से। अब जमींदार ना बड़े तेज होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बना रखा था कि फार्मर जो भी खेती करेंगे उससे जितनी भी इनकम आएगी वो सारी इनकम किसको जाएगी? जमींदार को। और जमींदार को ना टैक्स देना पड़ता था, किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मान लो जितनी फसल आई, जितना प्रोडक्शन हुआ, उसका 50% किसको मिल गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया 50%। और इसके पास फिर कितना बचा? 50%। तो ये 50 में से कितना रख लेगा? मान लो 30% रख लेगा, तो इनको कितना मिलेगा? सिर्फ 20%। आप एज्यूम करो कि जिस बंदे ने पूरे साल मेहनत करी, जिस बंदे ने पूरे साल मेहनत करके प्रोडक्शन करा, व्हीट का, राइस का, जिस भी चीज का प्रोडक्शन करा, उसको पूरे साल की मेहनत के बदले में सिर्फ 20% मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह होती थी कि जो भी कॉस्ट आती थी, यानी कि जो भी खेती करने की कॉस्ट आती थी, उस कॉस्ट में ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई हेल्प करती थी, ना तो जमींदार कोई हेल्प करते थे। इसी वजह से फार्मर्स और जमींदारों के बीच में अक्सर बहुत ज्यादा लड़ाई रहती थी। हालांकि पर्दे के पीछे का जो विलन था वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस दौरान जमींदार भी जो थे वो भी फार्मर्स के बहुत ज्यादा अगेंस्ट रहते थे। तो इसे हम लोग कहते हैं कि एक ट्रायंगुलर रिलेशन था, यानी कि जितनी भी इनकम आती थी फार्मर्स के पास वो जमींदार को जाती थी, जमींदार एक फिक्स टैक्स पे करता था, जो पैसा बच जाता था, जो प्रोडक्शन बच जाता था, फिर वो लास्ट में फार्मर्स को मिलता था। तो इसी को हम लोग कहते थे जमींदारी सिस्टम। इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 में जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमॉन्ग द गवर्नमेंट, द ऑनर ऑफ द सोइल एंड द टिलर ऑफ द सोइल।
तो इसमें बताया गया कि ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था, गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सॉइल यानी ऑनर ऑफ द सॉइल मतलब जमींदार, और टिलर ऑफ द सॉइल मतलब होता है जो फार्मर था। दिस सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाय द बंगाल प्रेसिडेंसी, ये सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में अप्लाई किया गया, फिर धीरे धीरे पूरी इंडिया के अंदर इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जो अभी हमारे देश के अंदर, जो पार्ट अभी हमारे देश के अंदर ईस्टर्न स्टेट के अंदर है, ठीक है। अगले नंबर पे द जमींदार वॉज रिकॉग्नाइज द परमानेंट ऑनर, कह रहा है कि जमींदार को परमानेंट ऑनर बना दिया जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफ द सोइल, विच इंप्लाइड दैट द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टीवेशन, और खेती करके जो भी प्रॉफिट आता था वर टू बी एक्रू टू जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मतलब जो खेती करते थे, फार्मर्स, जो भी फार्मिंग करके इनकम आती थी वो फार्मर्स को नहीं जाती थी, वो सारी इनकम किसको जाती थी, जमींदार को जाती थी। और जमींदार क्या करते थे, एक फिक्स अमाउंट पे करते थे, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द जमींदार वर टू बी अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, और जमींदार को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था, किसको, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब वसूलना, मच फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल दे कुड, और जमींदार जितनी चाहे वसूली कर सकते थे, किससे, फार्मर से। मान लो 100 रुपए का हुआ तो 50 रुपए से देने, तो अब इसकी मर्जी है, ये 30 रख ले, इसमें से 25 रख ले, 20 रख ले, जो इसकी मर्जी है उतने पैसे वो रख सकता है। इसके लिए कुछ खास कानून नहीं था, मतलब आपस में एक सहमति थी कि किसान जमींदार जितने पर एग्री हो जाए, यानी किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता था, बस उसके लिए तो एक सर्वाइव करने का एक जरिया था, ठीक है। कुल मिलाकर उसके लिए प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उसमें बोला गया, इनफैक्ट द ओनली इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू कलेक्शन, जमींदार सिर्फ रेवेन्यू चाहता था, इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ द डीलर्स, ठीक है। इसमें जो हमारे किस फार्मर्स लिखना था, यहाँ पे फार्मर्स लिख सकते हो आप, फार्मर्स की जो सिचुएशन थी, उसकी दुर्दशा जो थी, फ्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, उसकी दुर्दशा को क्या करते थे, इग्नोर करते थे। यानी जो जमींदार थे उनको कोई मतलब नहीं था कि भाई जो किसान है उनकी क्या स्थिति है, वो बेचारे मर रहे हैं या जो भी है, उनकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही, उनको कोई मतलब नहीं थी। वो सिर्फ किस लिए थे, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने में, अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करने में लगे हुए थे जमींदार। द जमींदार डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर, और जमींदार एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं करते थे। यानी कि एक होता है ना कि हेल्प कर रहे हैं, भाई हम भी पैसे ले रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी पैसे जा रहे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती थी, जमींदार भी कुछ नहीं करते थे, मतलब ये लोग कुछ भी नहीं करते थे, बस इनको अपने इनकम से मतलब थी, ठीक है। इट लेड टू अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार, और बहुत बड़े लेवल पर जमींदार क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किसका, टिलर ऑफ द सॉइल यानी कि फार्मर्स का बड़े लेवल पर शोषण किया जा रहा था, फार्मर्स बहुत परेशान थे। तो दो बातें मैंने आपको समझाई। 1947 में एग्रीकल्चर में 2 पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहला प्रोडक्शन लॉ और प्रोडक्टिविटी भी लॉ, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या समझाई, जमींदारी सिस्टम। भाई जमींदारी सिस्टम के ये जितने भी पॉइंट है, यहाँ पे 5 या 6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो हमारे फार्मर्स थे ना, उनको कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था। मैं आपको समझाता हूं, ब्रिटेन का ना बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पे रेवोल्यूशन चल रहा था, किस चीज का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती थी, जो कि वो इंडिया से पूरा करते थे, हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। और दूसरे नंबर की बात की, ब्रिटेन का ना बहुत बड़ा बिजनेस था टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों का। ब्रिटेन के कपड़े पूरी दुनिया में बिकते थे उस टाइम पर। अब ब्रिटेन को ना अपने कपड़ों को कलर करने के लिए, मतलब कि ब्लीच करने के लिए केमिकल की जरूरत होती है, जिसका नाम होता है नील। नील एक ब्लीच होता है केमिकल, उसे कपड़ों को कलर करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो केमिकल की जो खेती होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर मान लो आपने उससे कहीं पर एक बार खेती करी तो वो जमीन ना फिर 3-4 सालों के लिए रेस्ट पे चली जाएगी। रेस्ट मतलब वो जमीन की पूरी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो पूरी खत्म कर देती थी। तो एक बार अगर मान लो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम नील की खेती अपने देश में करेंगे तो इससे हुआ क्या कि हमारी जितनी भी जमीनें हैं वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और हमारी जमीन खराब होगी तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो क्यों ना इस चीज की खेती इंडिया में की जाए। भले इंडिया के किसानों का कुछ भी हाल हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं था।
तो उन्होंने क्या करा, इंडिया में आकर किसानों को और जमींदारों को कैश क्रॉप करने के लिए मजबूर करा, यानी नील की खेती करने के लिए मजबूर करा। इसके लिए वो लालच के लिए ना एडवांस भी दिया करते थे, एडवांस पैसे ले लो। और एडवांस पैसे लेने के बाद क्या होता था, मान लो अगर फार्मर्स ने और जमींदारों ने एक बार एडवांस पैसा ले लिया तो वो फंस जाते थे, फिर उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी। इस तरीके से वो प्रेशर बनाते थे, एडवांस पैसा दे देते थे, किसान लालच में आ जाते थे, एडवांस पैसा लेके उनके ऊपर वो उनको प्रेशर में रखते थे, यानी उनको अपने ऋण में, यानी कि अपने जो उनका लोन ट्रैप था उसके अंदर वो फंसा लिया करते थे। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या, फार्मर वर फोर्स टू शिफ्ट द प्रोडक्शन इंडिगो, फार्मर्स को इंडिगो के लिए क्या करा जाता था, फोर्स किया जाता है। इंडिगो उसी को कहते हैं, नील की जो खेती होती थी ना उसको इंडिगो कहते थे। एज इट वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल, क्योंकि मैंने बताया था आपको ब्रिटेन का बहुत बड़ा बिजनेस था किसका, टेक्सटाइल का, और टेक्सटाइल में ब्लीचिंग की जरूरत होती थी, और ब्लीचिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडियंस फार्मर का इस्तेमाल करा। ठीक है, द फार्मर वर फोर्स टू एक्सेप्ट द एडवांस पेमेंट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, और फार्मर्स को एडवांस में पैसा भी दिया जाता था ताकि फार्मर्स को फंसाया जा सके लोन ट्रैप के अंदर। ठीक है, और फार्मर्स से जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाए। तो इसके अंदर फिर वही बात बताएगी, स्विचिंग फार्मर सब्सिटेंस, सब्सिटेंस का मतलब क्या होता है, जो जीवन को चलाने के लिए, यानी कि सर्वाइव करने के लिए जो खेती की जाती है, जैसे कि गेहूं की खेती करना, राइस की खेती करना, पल्सेस की खेती करना, ये जो खेती होती है इसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये सब्सिटेंस फार्मिंग थी, यानी किसान इससे अपना जीवन चलाते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, सब्सिटेंस फार्मिंग को स्विच कर दिया, किधर की साइड, इंडिगो की तरफ, यानी कि उन्हें इंडिगो के लिए मजबूर किया जाता। स्विचिंग द फार्मर सब्सिटेंस टू कैश क्रॉप, कैश क्रॉप का मतलब वही इंडिगो की खेती, कैश क्रॉप, उसी के लिए कैश दिया जाता था। रेस टू क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर विच लेड टू देयर परपेचुअल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है कि किसानों को ना एक तरीके से ग्रैब कर लिया जाता था, उन्हें एडवांस पैसा देकर, एडवांस पैसा दो, किसानों को लालच में फंसाओ और फिर उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाओ। अब एक बार इंडिगो की खेती करते थे तो हमारी जमीन कई कई सालों के लिए खराब हो जाती थी, फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। ठीक है, तो इसकी उनको कोई परवाह भी वैसे नहीं थी। तो यहां पर कमर्शियल एग्रीकल्चर में आपको क्या लिखना है कि 1947 में यह देखा गया कि मोस्ट ऑफ द किसानों को जबरदस्ती कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए मजबूर किया जाता था, अंग्रेज जब हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के अंदर कमर्शियल एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अगला पॉइंट यहां पर निकलकर क्या सामने आ रहा है, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 1947 में प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्टिविटी भी कम थी, और दूसरे नंबर की बात जमींदारी सिस्टम देश के अंदर चल रही थी, तीसरे नंबर पे कमर्शियल एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, फोर्थ पॉइंट क्या था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार कुछ भी काम नहीं कर रही थी, यानी कि जैसे उनके लिए इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डैम्स बनवाना, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की कमी थी। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम करा एग्रीकल्चर के लिए, लैंड रिफॉर्म कराया, टेक्निकल रिफॉर्म कराया, फाइनेंस प्रोवाइड करवाया, बहुत काम कराया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन उस टाइम ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार जो थे टूक नो इंटरेस्ट टू प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसमें, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे डैम्स वगैरह बनवाना, ये सारे कुछ भी काम वो नहीं करते थे। परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन वर फॉर क्राई, कह रहे कि सिंचाई की कोई परमानेंट सुविधा नहीं थी। इरिगेशन मतलब जो सिंचाई की सुविधा, जो पानी वानी डालते हैं खेतों के अंदर, ठीक है, इरिगेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर वर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, जो पूरा हमारा एग्रीकल्चर था वो रेनफॉल, बारिश के ऊपर डिपेंड था। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो भी फसल खराब, बारिश ज्यादा हो गई तो भी फसल खराब हो जाता था। देयरफॉर कंटिन्यू टू बी अनअसर्टेन, एग्रीकल्चर बहुत ही अनअसर्टेन था। अनअसर्टेन मतलब कुछ पता नहीं है कि एग्रीकल्चर में जो हमने फसल लगाई है वो ठीक ठाक हो भी पाएगी नहीं, क्योंकि बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता था और बारिश ज्यादा हो गई तो बाढ़ में पूरा डूब जाता था। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कत थी, कोई भी परमानेंट जुगाड़ नहीं था, कोई भी परमानेंट काम नहीं कर रही थी, ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ना ही जो वहां पर जमींदार थे कुछ भी। अब इसमें जो 5th पॉइंट आपको बताया गया वो बताया गया गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सोइल एंड द टीलर ऑफ द सोइल। ऑनर ऑफ द सोइल कौन है?
ऑनर ऑफ द सॉइल होते थे जमींदार और टिलर ऑफ द सॉइल कौन थे? फार्मर। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई रहती थी, क्यों? जमींदारी सिस्टम की वजह से। और जमींदार कुछ करते भी नहीं थे, जमींदार जबरदस्ती नील की खेती के लिए, इंडिगो की खेती के लिए भी फोर्स करते। तो इस वजह से दोनों के बीच में एक गल्फ था, गल्फ मतलब एक दूरी थी। ऑनर शेयर द आउटपुट, जो जमींदार थे वो फसल तो शेयर करते थे लेकिन कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करते थे। भाई खेती करने में कॉस्ट भी आती है ना, इरिगेशन करने में, है ना, इसके अलावा बीज खरीदने हैं, सीड्स खरीदने हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो मतलब कॉस्ट आती थी। कॉस्ट तो बियर नहीं करते थे लेकिन प्रॉफिट उनको चाहिए था। दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमाइज दियर रेंटल इनकम, जमींदारों को सिर्फ अपनी रेंटल इनकम से ही मतलब था। अगले नंबर पे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि 1947 में जो हमारा एग्रीकल्चर था ना, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जमीनें थे वो काफी बिखरी हुई थी। अगर जमीनें बिखरी हुई होती है ना तो उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, खेती करने की कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि भाई अलग अलग जगह पर जाकर आपको क्या करना है, इरिगेशन करना है, अलग अलग जगह पर जाकर बीज डालना है, तो ना कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। अलग अलग जगह पर फिर कटाई करनी है, कटाई करके फिर एक जगह पर आपको अपने जो प्रोडक्शन को इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, तो इससे ना बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन 1947 के बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म करा था। लैंड रिफॉर्म में क्या करा, सारी जमीनों को, एग्रीकल्चर जमीनों को एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करी थी। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है? पीस देयर एंड द पीस हेयर एंड पीस देयर। इसका मतलब कुछ जमीन इधर है, कुछ जमीनें उधर है। मोस्ट लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग, कह रहा है कि उनकी उपजाऊ शक्ति कम थी, लो आउटपुट एंड हाई कॉस्ट, और उनको उन पे खेती करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी क्योंकि वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती थी और बिखरी हुई थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। अगले नंबर पे सब्सिस्टेंस आउटलुक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर जो फार्मर्स थे ना, उनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं था। 1947 तक आज हमारे देश में जो फार्मर्स है ना, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। स्पेशली अगर हम हरियाणा और पंजाब के किसानों की बात करें तो उनकी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं आप देखोगे कि वो इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब उनके पास अच्छा पैसा है कुल मिलाकर ज्यादातर किसानों के पास। इसीलिए वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जब आवाज उठानी होती है ना, आंदोलन वगैरह करने होते, तो तुमने देखा होगा हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो आपको फ्रंट रो में मिलेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं सुनते। अगर कुछ भी उन्हें बात गलत लगती है तो वो गवर्नमेंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारे को आपकी बात सही नहीं लगी। हम अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट बिल लेकर आई थी उस बिल को भी उन्होंने वापस करवा दिया, ठीक है। तो आजकल पावर है, यानी कि कुल मिलाकर पावर है। लेकिन पहले जो किसान थे 1947 से जो पहले जो किसान थे उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गवर्नमेंट के सामने, जमींदारों के सामने ज्यादा विद्रोह दिखा सके, क्योंकि उनके पास कुछ पावर ही नहीं थी, ना उनके पास पैसा था। उनको बस इससे मतलब था कि किसी भी तरीके से इतना फसल हमारे को मिल जाए कि हमारे पूरे साल का गुजारा चल जाए, यानी कि सब्सिस्टेंस आउटलुक था। भाई इतना मिल जाए कि बस पेट भर जाए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। बस इतना मिल जाए कि हमारी फैमिली की नीड पूरी हो जाए, इसे कहते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस आउटलुक। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर राज कर रहे थे तो ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश में कई बार ऐसे फैमिन्स आए जिसकी वजह से बहुत सारा फूड कम पड़ा, और फूड कम पड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों की हमारे देश में डेथ हुई। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो 1947 के बाद ऐसी कोई भी स्थिति हमारे देश में पैदा नहीं हुई जिसमें यह देखा गया होगा कि फैमिन्स की वजह से लोगों की मौत हो रही हो, ठीक है। तो यहां पर वही चीज बताए, फैमिन्स रेफर टू द सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड रिजल्टिंग टू वायलेंट हंगर एंड स्टारवेशन। जब देश के अंदर शॉर्टेज हो जाए, फूड की शॉर्टेज हो जाए और देश के अंदर चारों तरफ भुखमरी हो और उस भुखमरी की वजह से लोग मर रहे हो, तो इसे हम लोग फैमिन्स कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द 1760 टू 1943 एक डेट बताई गई है कि 1760 से 1943 तक इंडिया वॉज हिट बाय द टेरिबल फैमिन्स ऑन द रेगुलर बेसिस। इंडिया में रेगुलर बेसिस पर फैमिन्स आए हैं, रेगुलर बेसिस पर अकाल पड़े हैं, भुखमरी छाई है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग दीज वॉज द ग्रेट फैमिन्स वॉज बंगाल। जो बंगाल में जो आया था, जो 1769 से 70 के बीच में आया, 1769 से 70 यानी इस साल में जो फैमिन्स आया था उसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी। लार्ज टोल ऑफ द लिव्स, इसका मतलब बहुत सारे लोगों की जिंदगियां कर्ज में आ गई, मतलब कि बहुत सारे लोग खत्म हो गए, मर गए, ठीक है। मोर देन 85 मिलियन पीपल, 85 मिलियन पीपल का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि 8 करोड़ 50 लाख लोग, 8 करोड़ 50 लाख लोग जो थे वो क्या हुए, डाइड हुए गोइंग टू द रिपीटेड फैमिन्स। यानी अंग्रेजों ने हमारे देश में जब तक राज करा लगभग 200 सालों तक, उन्होंने 8.5 करोड़ लोगों की मौत हमारे देश में
फेमिन्स की वजह से करवा दी, फूड की कमी की वजह से करवा दी। आप इससे समझ सकते हो कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो कितना इंडियंस के अगेंस्ट थी, उनकी पॉलिसीज कितनी ज़्यादा खराब थी। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट देयर हैव बीन नो फैमिन्स रिलेटेड टू द डेथ सिंस द इंडिपेंडेंस। इसके अगेंस्ट ये देखा गया कि 1947 के बाद इंडिया में कोई भी ऐसा फैमिन्स नहीं देखा गया जिसमें लोगों की मौत हो रही हो। ठीक है, तो ये बात बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1-2 नंबर का आ सकता है। ब्रिटिश रूल में जो फैमिन्स थी वो किस किस तरीके से आया और कैसा आया, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इंपैक्ट। पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इंपैक्ट। 1947 में एक तो हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया पहले दोनों एक ही कंट्री थे, लेकिन आज़ादी के बाद दोनों का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। अब जब पाकिस्तान अलग हुआ तो दिक्कत क्या हुई, इस पार्टीशन के अंदर ना इंडिया के एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। वो क्या था, इंडिया गॉट द 82% ऑफ द पॉपुलेशन। उस समय जितनी भी पॉपुलेशन थी 1947 में इंडिया में जितने भी लोग थे उसका 82% लोग कहां पे रुके, इंडिया के अंदर रुके। लेकिन एंड 65% फूड ग्रेन एरिया, लेकिन इंडिया को सिर्फ एग्रीकल्चर में कितनी जगह मिली, 65% एरिया। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस था। आप समझना, इंडिया में आजादी में जब आजादी हुई इंडिया की 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ, 82% जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया के अंदर रुकी, लेकिन एग्रीकल्चर एरिया सिर्फ इंडिया के हाथ कितना लगा, 65% लगा। उसमें जो पंजाब और सिंध की बहुत जो उपजाऊ जमीनें थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, जिससे हमारे देश के अंदर फूड क्राइसिस पैदा हुआ। रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान, दिस एग्रीगेटेड द फूड क्राइसिस इन द कंट्री। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टीशन से इंडिया के एग्रीकल्चर को क्या नुकसान पहुंचा। पार्टीशन से नुकसान ये पहुंचा कि पार्टीशन में 82% पॉपुलेशन इंडिया में रह गई, लेकिन एग्रीकल्चर एरिया हमारे को मिला 65%, जिसकी वजह से हमारे देश में फूड क्राइसिस पैदा हुए 1947 के बाद कुछ टाइम तक। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही, जिसमें मैंने आपको पूरा एग्रीकल्चर समझाया कि 1947 में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।